तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। कहते हैं कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनका अनुभव लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए याद रह जाता है। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी हमें अंजलि ने भेजी है। ये कहानी एक डरावने हादसे की है जो अंजलि को कुछ सालों पहले हुआ था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अंजलि हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। इस डरावने हादसे का अनुभव उसे एक दिन उस काम कर रहे हॉस्पिटल में हुआ था। आमतौर पर हॉस्पिटल में रिश्तेदारों को उनके पेशेंट से मिलने का समय तय होता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये वक्त शाम का होता है या रिश्तेदार अपने पेशेंट्स को सुबह सुबह जल्दी डॉक्टर से आने से पहले मिल सकते हैं। ऐसे ही अंजलि के हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स को मिलने का वक्त शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का होता था। इस वक्त हॉस्पिटल में बहुत भीड़ हो जाती थी और कभी-कभी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल स्टाफ को पेशेंट्स के रिश्तेदारों को बाहर निकालते निकालते 8:30 भी बज जाते थे। ऐसे में कुछ लोग पेशेंट्स को मिल नहीं पाते थे, इसलिए कभी कभी कुछ दूर गांव से आए लोग वेटिंग रूम में या रुकने के लिए बनाई गई शेड में ही सो जाते थे, ताकि दूसरे दिन वो अंदर जाकर पेशेंट से मिल सके और फिर अपने गांव चले जाएं। ये कहानी एक ऐसे ही विजिटर की है जो अपने एक पेशेंट से मिलने की ज़िद पर अड़ी थी। ये कहानी बताते हुए भी अंजलि के अंदर उस घटना को याद करके एक खौफ की लहर उठती है। अंजलि आमतौर पर आफ्टरनून शिफ्ट में काम करती थी, जिस वजह से उसे रात को घर पहुंचने में हमेशा देर होती थी। आज से 3 साल पहले की बात है, जब पूरा शहर कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन में था और उस दौरान काफ़ी सारे लोगों ने अपने बहुत से लोगों को खो दिया था। धरती पर सब तरफ महामारी की लहर सी उठी थी। बहुत सारे बूढ़े, जवान और बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी थी। किसी की हालत बहुत ही नाजुक होने की वजह से जान चली गई, तो किसी को वक्त पर सही इलाज न मिलने की वजह से जान गंवानी पड़ी थी, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी स्टाफ काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को इतनी आसानी से शांति नहीं मिलती। उसकी आत्मा बेचैन होकर भटकती रहती है और कोई शरीर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करती रहती है। रात का वक्त था, घड़ी में 12 बजे थे। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड सब मेन गेट बंद करके पहरा दे रहे थे। गार्ड्स के होते किसी का अंदर आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उस दिन एक औरत ना जाने कैसे गार्ड्स से चुपके से अंदर आ गई। वो औरत लगभग 40 साल की होगी। जब गार्ड्स ब्रेक पर गए होंगे तब शायद वो उनकी नज़र बचाकर अंदर चली गई होगी। उस औरत के हाथ में एक पर्स थी और उसके हाथ पर दुपट्टा लपेटा हुआ था। उसके बात करने के तरीके से और उसके पहरावे से लग रहा था जैसे वो शहर से दूर किसी गांव से आई थी। वो परेशान होती हुई रिसेप्शन के पास आई और वहाँ बैठी फातिमा से कहने लगी, मैडम, मुझे रवि जैन नाम के एक पेशेंट को देखना है, प्लीज़। उसकी आवाज़ एकदम धीमी थी और उसकी आवाज़ में दर्द था। फातिमा ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए घड़ी देखी और उसने पूछा, मैडम, आप इस वक्त अंदर कैसे? आपको किसने अंदर आने दिया?
आपका दिमाग तो ठीक है मैडम, इस वक्त पर आप अंदर नहीं आ सकते और इस वक्त पेशेंट से मिलने तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। आप अभी अंदर नहीं जा सकती, आप प्लीज़ बाहर चली जाओ और कल सुबह आना। अभी पेशेंट्स को सोने का टाइम है। ऐसा कहते हुए फातिमा ने सिक्योरिटी को आवाज़ लगाई, पर वो औरत उसे रोकते हुए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी। उसने रोते रोते उसे फिर मिलने जाने के लिए रिक्वेस्ट की। मैडम प्लीज़ आप गुस्सा मत होना और सिक्योरिटी को मत बुलाना, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर आ पाई हूँ। मैं बहुत दूर गांव से आई हूँ और मैं बस आपके 5 मिनट लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। प्लीज़ मुझे अंदर जाकर उन्हें एक बार देखने दो। मेरा उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में अगर मैं उन्हें एक बार भी नहीं देख पाती तो मैं खुद को कभी सम्मान से नहीं देख पाऊँगी। मुझे माफ़ करो मैडम, हॉस्पिटल के कुछ नियम होते हैं। मैडम मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। आप बाहर के वेटिंग रूम में इंतज़ार कर सकती हैं और कल सुबह पहले विजिटिंग आवर में आप उन्हें देखने जा सकती हैं, फातिमा ने कहा। निराश होकर वो औरत दर्द भरी आवाज़ में कहने लगी, मेरे पास कल सुबह तक का वक्त नहीं है मैडम, मैं बस रवि जान को देखने आई हूँ और कुछ ही घंटों में इस शहर से वापस अपने गांव चले जाऊँगी। मेरी टिकट कंफर्म है, प्लीज़ मैडम मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर फातिमा भी थोड़ा भावुक हो गई। उसने उससे पेशेंट का नाम फिर से पूछा और डिटेल्स चेक की। फातिमा ने कहा, सॉरी मैडम, रवि जान नाम के पेशेंट कल तक आईसीयू में थे और आज उन्हें मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया गया है। आज दोपहर में उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही वो औरत नीचे गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे फातिमा ने सहारा देकर उठाया। फिर वो औरत कहने लगी, मैडम मुझे पता है कि एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, पर क्या मैं बस एक बार मुर्दा घर में जाकर उनका शव देख सकती हूँ? मैं बस 2 मिनट के लिए उनको देखूँगी, उससे ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। उसकी ये दर्द भरी रिक्वेस्ट से फातिमा ने उससे कहा, ठीक है देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। उसने फिर एक बार घड़ी देखी। घड़ी में 12:20 हो चुके थे। फातिमा ने रिसेप्शन से बाहर आकर देखा तो संयोग से अंजलि अपनी ड्यूटी 12 बजे ख़त्म करके घर जाने के लिए निकल रही थी। उसने अंजलि को बुलाकर कहा, अंजलि मैडम प्लीज़ इनको 4थे फ्लोर में मुर्दा घर में ले जाकर बॉडी नंबर 112 दिखा दो और वापस इन्हें नीचे लेकर आ जाओ। उसके बाद इनको गांव जाना है, ये उनके रिश्तेदार हैं। ये सुनते ही अंजलि ने कहा, फातिमा मैडम मैं आज बहुत थकी हुई हूँ और मेरी शिफ्ट अभी ही ख़त्म हुई है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। मुझे अभी घर भी जाना है, अगर लेट हुई तो मेरी बस निकल जाएगी। उसके बाद आधे घंटे तक कोई बस नहीं है। पर फातिमा ने अंजलि को जैसे तैसे मना लिया और उसे उस औरत के साथ ऊपर भेज दिया। चिड़चिड़ करते हुए अंजलि उस औरत को लेकर लिफ्ट से ऊपर चली गई। उसने उस औरत से कहा, देखो मैडम अभी मुझे घर जाना है, मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकूंगी, आपको जल्दी वहाँ से निकलना होगा। ये फातिमा के हमेशा के नखरे होते हैं, जब भी मैं घर जाने के लिए निकलती हूँ कुछ न कुछ काम मुझसे करवाती रहती है। दोनों मुर्दा घर में पहुँच गए। अंजलि ने उसे बॉडी नंबर 112 दिखाई। बॉडी देखकर वो औरत गिर पड़ी और रोने लगी। बहुत अच्छे इंसान थे रवि साहब, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद अंजलि उस औरत को मुर्दा घर से बाहर ले आई और दोनों लिफ्ट की तरफ जाने लगे। मुर्दा घर का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो ही रहा था। वो दोनों लिफ्ट के पास पहुँचे। अंजलि ने लिफ्ट का बटन दबाया, तभी वहाँ अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी और धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। अंजलि को बड़ा अजीब लगा और उसके मन में
तरह तरह के ख्याल आने लगे, क्योंकि ऐसी आवाज़ उसने यहाँ पहले कभी नहीं सुनी थी। वो औरत भ्रमित नज़र से अंजलि के पास देखने लगी। उसे लगा कि शायद अंजलि को पता होगा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, लेकिन अंजलि उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जल्दी से लिफ्ट आ जाए तो मैं इस औरत को नीचे छोड़कर बस पकड़ने निकलूं। मगर वो औरत उस रोते बच्ची की आवाज़ का अंदाज़ा ले रही थी कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो दोनों लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट का बटन दबाते वक्त अगले ही पल उस औरत को एक छोटी सी बच्ची लगभग 10 साल की लिफ्ट की तरफ आती हुई दिखी। वो लड़की अपने हाथों से इशारा कर रही थी ताकि ये दोनों उसके लिए लिफ्ट रुका रखें। उस बच्ची ने हॉस्पिटल के सफ़ेद रंग के पेशेंट के कपड़े पहने थे। उसने अंजलि को बताया, मैडम, सामने से एक छोटी बच्ची हमारी लिफ्ट की तरफ आ रही है। वो आने तक लिफ्ट को रोक कर रखते हैं और उसे अपने साथ नीचे लेकर चलते हैं। उसकी बात सुनकर अंजलि ने भी थोड़े आगे आकर लिफ्ट से बाहर देखा तो उसे भी एक छोटी बच्ची सामने से आती हुई दिखी। वो लड़की मुर्दा घर के सामने से चलती हुई आ रही थी। ये नज़ारा देखकर अंजलि के तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसे देखकर उसके पूरे शरीर में एक अजीब तरह की कपकपी सी दौड़ गई। उस औरत के लिफ्ट रोकने का कहने पर अंजलि ने जल्दी से बटन दबाकर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया। ये देखकर उस औरत को अजीब लगा। उसने अंजलि से कहा, कितनी कठोर दिल हो आप। सामने से एक छोटी बच्ची रोती हुई मदद मांग रही थी और उसकी मदद करने के बजाय आपने उसे नज़रअंदाज करके लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर लिया, उसे अंदर बिना लिए। इंसानियत के नाते हम उस छोटी बच्ची की मदद तो कर सकते थे। शायद वो बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई होगी। उस औरत की ये बात सुनकर अंजलि को थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा, मैडम, जो आपने अभी देखा वो एक आँखों का छलावा था और आपका वहम था। उस बात को दिमाग से निकाल दो या सोचो कि वो एक काल्पनिक दृश्य था। वो सारी बातें भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। दोनों लिफ्ट से नीचे पहुंच गए। उस औरत को अभी भी अंजलि के इस अजीब बर्ताव पर ताज्जुब हो रहा था कि वो एक नर्स होकर ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अंजलि ने उस औरत को ऊपर देखी हुई उस छोटी बच्ची के बारे में नीचे किसी से कुछ भी नहीं कहने के लिए कहा। दोनों रिसेप्शन के पास पहुँचे। उस औरत ने फातिमा को शुक्रिया किया और उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। बाहर निकलते वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने अंजलि से इस औरत के बारे में पूछताछ की। तब अंजलि ने उस औरत के बारे में बताया कि वो उसकी दोस्त है और उसके लिए शाम से अंदर इंतज़ार कर रही थी। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकली और बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। उस औरत को अंजलि की ये बातें ज़रा अजीब लगी। उसने इस बात पर उससे फिर कहा, कैसी बातें कर रही हो आप? कितनी कठोर दिल हो आप मैडम। ऊपर एक छोटी सी बच्ची मदद के लिए दौड़ती हुई हमारे पास आ रही थी और उसकी मदद करने के बजाय आप मुझे कह रहे हो कि मैं उसे भूल जाऊं। ये कैसे मुमकिन है? उस औरत का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा देखकर अंजलि ने उसे शांत करके समझाने की कोशिश की। वो जो लड़की आपने अभी देखी, अगर आपने ध्यान से देखा, उसके सर पर बाल नहीं थे और उसने हॉस्पिटल का सफ़ेद गाउन पहना था। इन बातों को सुनकर उस औरत ने अंजलि को बीच में रोकते हुए गुस्से में कहा, मुझे पता है उसके सर पर बाल नहीं थे और उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने थे और वो नंगे पांव भी चल रही थी, लेकिन इन सब का ये मतलब तो नहीं हुआ कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते या वो कोई लड़की नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अंजलि ने फिर उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। वो बच्ची कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा थी, क्योंकि उस बच्ची की आज ही सुबह मृत्यु हो गई थी। आज जब मैं आफ्टरनून ड्यूटी पर आई तो उसी बच्ची की बॉडी मैंने निकाल कर उसके घर वालों को दी थी। इस पर उस औरत ने कहा,
पर वो तो सीधे तरह से चलकर हमारे तरफ आ ही रही थी। हम दोनों ने भी देखा, वो किसी मासूम बच्ची की तरह ही लग रही थी और बच्ची की तरह आवाज़ भी दे रही थी। वो कोई आत्मा कैसे हो सकती है? तब अंजलि ने उसे फिर समझाया कि जब भी हमारे हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर मुर्दा घर में रखा जाता है तो उसके हाथ पर एक सफ़ेद रिबन बांधी जाती है जो हॉस्पिटल के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। ये शायद आपको पता नहीं होगा। और वो रिबन उस बच्ची के हाथ पर बंधी हुई थी जब वो लिफ्ट की तरफ आ रही थी। शायद आपने वो नहीं देखा। इतना कहते कहते अंजलि की बस आ गई। अंजलि बस में चढ़ने ही वाली थी कि उस औरत ने अपने हाथ पर से दुपट्टा हटाते हुए अंजलि को अपना हाथ दिखाया और उसे पूछा, कहीं आप इसी रिबन की बात तो नहीं कर रही हैं? अंजलि के शरीर में जैसे ठंड सी दौड़ गई और वो शौक की अवस्था में बस में चढ़ी, ये सोचते हुए कि अभी तक उसके साथ जो हो रहा था क्या वो सच था या कुछ और था। कौन थी वो औरत जो उसके साथ हॉस्पिटल के मुर्दा घर से होते हुए हॉस्पिटल के बाहर भी आई और अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हुआ? अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी और उसी की तरफ देख रही थी। घर पहुंचने के बाद उन्हीं सब ख्यालों ने अंजलि को बीमार कर दिया, लेकिन उसके साथ हुए इस हादसे की बात उसने किसी को नहीं बताई। बीमारी से ठीक होने के बाद जब वो हॉस्पिटल लौटी तो उसे हमेशा उस चौथे फ्लोर वाले मुर्दा घर से खौफ होने लगा। वो औरत और वो छोटी बच्ची उसके जहन में हमेशा के लिए छप गए। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर भेजें।